वेलकम टू संस्कार प्लस अकेडमी। माय नेम इज शुभम सिंह। जैसा कि हमने कुछ दिनों पहले हमने चैप्टर नंबर 1 साइंस 1 का 10th स्टैंडर्ड के लिए ग्रेविटेशन चैप्टर का हमने वन शॉट वीडियो डाला था। हम ये वन शॉट वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि 10th के बोर्ड एग्जाम बहुत पास में आ रहे हैं और ये वन शॉट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक अपना सिलेबस नहीं पढ़ा है, आपको अभी तक कुछ डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं या देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है हमारा साइंस 1 का चैप्टर नंबर 5। नाम है जो चैप्टर का वो है हीट। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है कि बिकॉज इट कैरीज हाईएस्ट वेटेज। इसका जो मार्क्स पूछा जाता है 9 मार्क्स तक के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। 9 मार्क्स विद ऑप्शन पूछा जाता है, विदाउट ऑप्शन ये पूछा जाता है अप टू द 7 मार्क्स 6 मार्क्स का, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। हम इस चैप्टर में वही सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर एक टॉपिक्स नहीं कवर करेंगे, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम बस वही चीज़ें कवर करेंगे यहाँ पे। तो जब हम हीट वर्ड सुनते हैं, पहले हम समझते हैं कि इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। हीट ही क्यों रखा है इसका नाम, टेम्परेचर क्यों नहीं रखा अलग अलग नाम। तो इसमें हीट नाम इसलिए दिया, तो पहले हम क्लियर करेंगे कि हीट क्या होता है और टेम्परेचर क्या होता है। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि कोई भी सब्सटेंस, मान लो अगर मैं कोई सब्सटेंस बना रहा हूँ, मैं सपोज दिस इज अ सब्सटेंस, और जो भी सब्सटेंस होता है मेड अप ऑफ मैटर। किससे बने हैं? मैटर से बने हैं। या ये मैटर है और यही मैटर किससे बने हैं? एटम से बने हैं। सिंपल सा बोल सकते हैं सब्सटेंस किससे बने हैं? एटम से बने हैं। अब मान लो आप लोग कि यहाँ पे टोटल 5 एटम्स हैं। ये मैंने दिखाया यहाँ पे, ये सब क्या है? ये एटम्स है, ये एटम्स है। अब इस एटम्स को मैंने क्या किया, एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। अगर सिंपल से अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज हीट, तो आपको सिंपल सा बोल देना हीट इज नथिंग बट एनर्जी। हीट इज नथिंग बट एनर्जी। अब जब मैं इसको हीट प्रोवाइड करने लगा, मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक बर्नर लगा दिया मैंने। ये बर्नर है। अब बर्नर क्या करेगा, इसको, ये ऑब्वियसली ये फायर है, ये आग है, तो ये क्या करेगा, इसके पास एनर्जी है। ये एनर्जी किसको प्रोवाइड करेगा? इन एटम्स को। जब ये एटम्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको पता है कि whenever we provide some energy to any object, that object shows some work done। कुछ तो वर्क डन होता है वहां पे। सिमिलरली जब यहाँ से मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, तो ये एटम्स क्या करेंगे? कुछ वर्क डन करेंगे। और वर्क डन कब होता है? जब डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। आप मुझे बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अब क्या होगा, जब ये एनर्जी इसको दिया मैंने, तो इसके मेन ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, दिस एटम्स और दिस पार्टिकल्स विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। क्या करने लगेंगे? वाइब्रेट करने लगेंगे। क्लियर है? वाइब्रेट करने लगेंगे। अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास 5 एटम्स हैं, हम यहाँ पे किसी भी सब्सटेंस में n नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने आपको 5 ही एटम्स लिए हैं, 5 ही पार्टिकल्स लिए हैं। अब इस 5 पार्टिकल के अगर मैं मान लो कि हर एक पार्टिकल के पास अगर 10 अमाउंट का एनर्जी है, कितने अमाउंट का एनर्जी है? 10 अमाउंट का एनर्जी है। तो मैं क्या करूंगा, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? तो 5 into 10 ये हो जाएगा 50। ये हमने क्या निकाला? ये टोटल एनर्जी निकाला। क्या निकाला हमने? टोटल एनर्जी निकाला। टोटल एनर्जी कितना हो गया? 50। अगर मुझे इन्हीं 5 का एवरेज एनर्जी निकालना है, तो सबके पास 10 है, मैं 10 + 10 + 10 10 + 10 करके अगर 5 से डिवाइड करता था, तो मुझे आंसर मिलता था 10। मुझे आंसर कितना मिलता था? 10। हमने यहाँ पे क्या निकाला? हमने एवरेज एनर्जी निकाला। क्या निकाला हमने? एवरेज एनर्जी निकाला। तो यहाँ पे हमको 2 डिफरेंस मिल जाता है कि व्हाट इज हीट एंड व्हाट इज टेम्परेचर। तो जब भी आपको कोई पूछेगा कि व्हाट इज हीट, तो आपको आंसर देना है हीट इज नथिंग बट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ particles of a substance is called heat। ये आपका हीट का डेफिनेशन हो गया। तो यहाँ पे हमने जो टोटल एनर्जी निकाला, जो एटम्स रहेंगे जो वाइब्रेट करने लगेंगे उनके पास एनर्जी रहेगा, और ये एनर्जी कौन सा है? काइनेटिक एनर्जी है। इनका जो टोटल काइनेटिक एनर्जी रहेगा, जितने भी एटम्स है उसी को क्या मैं बोलूंगा? हीट। और जो अगला वर्ड है वो है टेम्परेचर। अगला जो वर्ड है वो है टेम्परेचर।
आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो आपको ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हीट और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, क्या दोनों सेम है या दोनों अलग है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, हमने यहाँ पे एवरेज एनर्जी निकाला। आपको एवरेज निकालने आता होगा, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि एवरेज क्या हो जाएगा। एवरेज या टेम्परेचर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स of a substance is called temperature। ये दो डेफिनेशन आप याद रखें, दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए। ये दो डेफिनेशन समझ गए तो ये चैप्टर आपका बहुत इजी जाएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि टेम्परेचर क्या है और हीट क्या है। अब जो इसका यूनिट होता है, हीट का जो यूनिट है, ये तो आपको लास्ट में मेंशन किया है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ही बता देता हूँ। हीट का जो यूनिट होता है वो होता है कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी। और उसको शॉर्ट में लिखते हैं CAL। समटाइम्स कहीं कहीं पे जैसे कैलोरी तो होता है, लेकिन हमने बोला है हीट क्या है, हीट इज एनर्जी, और एनर्जी का यूनिट हमको पता है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। तो आप कोई पूछेगा कि दोनों में, जैसे हमने पढ़ा है मीटर और सेंटीमीटर में कुछ रिलेशन होता है, किलोमीटर और मीटर में कुछ रिलेशन होता है, किलोग्राम और ग्राम में कुछ रिलेशन होता है, इन द सेम वे कैलोरी और जूल में भी कुछ रिलेशन होता है। तो ये टॉपिक जो अभी ये बता रहा हूँ, इनके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है MCQ के लिए। तो MCQ के लिए क्या पूछेगा कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल, 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल। तो मैं आपको ये टॉपिक समझाने के लिए, ये क्वेश्चन समझाने के लिए बहुत एक अच्छा सा ट्रिक लाया हूँ। आपको पता रहना चाहिए कि अल्फाबेट में सबसे पहले C आता है कि पहले J आता है। आपको पता है सबसे पहले C आता है और फिर बाद में क्या आता है, J आता है। तो आप लिख दो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। ये बस थोड़ा सा ट्रिक आपको याद रखना है। तो याद रखना 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है, 4.18 जूल। कहीं कहीं पे बुक्स में इसी को राउंड ऑफ कर दिया गया है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। घबराने की कोई बात नहीं, दोनों आंसर है। आपको दोनों में से कोई भी दिख जाए आप आंसर लिख लें। इसी को जस्ट तो थोड़ा सा रिवर्स कर देगा कि 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी कैलोरी, तो हो जाएगा 1 जूल इज इक्वल टू 4.18 कैलोरी। ये चीजें याद रखने हैं। कितना समझ में आया मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। अगला जो टॉपिक है हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर इज बेसिकली बेस्ड ऑन हीट, तो हम मोस्टली हीट के बारे में कवर कर रहे हैं। तो समझना, मैं यहाँ पे कुछ चीजें बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे एक बीकर ले रहा हूँ, मैं ये बीकर है और इस बीकर में मैंने आइस रख दिया। इस बीकर में क्या रख दिया मैं, आइस। जब भी आप आइस वर्ड सुनोगे तो याद रखना आइस का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। हमेशा याद रखना जब भी आप आइस सुनोगे आइस का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब इस आइस को मैंने क्या किया, यहाँ पे बीकर से हीट करना स्टार्ट किया। मैंने बर्नर से मैंने क्या किया, हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। अब जब मैं यहाँ पे हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे। आप देखना क्या हो रहा है ये जो आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे तो है, या बोल सकते हो, चल जाने दो, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, लेकिन कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। जब आप इसको हीट देना स्टार्ट करोगे तो ये डायरेक्टली, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। याद रखना अभी जो बताने जा रहा हूँ इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड नहीं है न्यूमेरिकल्स। तो बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग कि जब भी कोई सॉलिड है, अगर मैं आइस की बात कर रहा हूँ, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है और सॉलिड स्टेट में, ऑब्वियस आइस तो सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। जब इसको आप गर्म करोगे तो इट विल मेल्ट, और जब ये मेल्ट होगा तो सबसे पहले इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। द फर्स्ट इट विल गेट कन्वर्टेड, पहला चीज ये है। दूसरा जो इसका कन्वर्जन होगा ये होगा वाटर में। किसमें कन्वर्ट होगा, वाटर में। और टेम्परेचर कितना रह जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना रह जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वाटर कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में होता है। कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। अब फर्दर क्या होगा, अगर आप इफ वी स्टार्ट कंटिन्यूअस हीटिंग, कंटिन्यूअस हीट करना स्टार्ट किए, इस वाटर का टेम्परेचर राइज होगा। वाटर का टेम्परेचर कहाँ तक जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक। और 100 डिग्री सेल्सियस में भी इसका स्टेट कैसा है, लिक्विड स्टेट में ही। अरे वाटर रहेगा तो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। फिर और भी अगर आप कंटिन्यूअस हीटिंग स्टार्ट करोगे तो ये वाटर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर बोलो या कोई कोई गैस बोलता है, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस गैस का टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। और ये कौन से स्टेट में चला आया, गैसीय स्टेट में चला आया। इसके बाद और भी
आप गर्म करते जाओगे, ऑब्वियसली गैसेस के लेवल कोई कन्वर्शन नहीं होगा, बस उसके वॉल्यूम्स क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। इस टेबल से आपको हमें हमें दो चीजें देखनी है बस, एक तो टेम्परेचर कंपैरिजन करना है और एक इनके फेजेस कंपेयर करना है। फेजेस मतलब क्या, स्टेट, इनके स्टेट कंपेयर करना है। तो आप ये फर्स्ट स्टेज को कंपेयर करो, फर्स्ट स्टेज को आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे टेम्परेचर सेम है, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर सेम, लेकिन फेज या स्टेट क्या है, नॉट सेम। स्टेट क्या है, नॉट सेम। क्लियर है क्या, फर्स्ट समझा, फर्स्ट सेकेंड। अब आप क्या करो, कंपैरिजन करो इन दोनों का, थर्ड और सॉरी सेकंड और थर्ड का। जब आप सेकंड और थर्ड का कंपैरिजन करोगे तो आप देखोगे टेम्परेचर डिफरेंट है, टेम्परेचर क्या है, नॉट सेम, बट फेज क्या है, स्टेट सेम हो रहे हैं। फिर अगले के दो को कंपेयर करोगे, फिर से इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, इनका देखोगे टेम्परेचर सेम है, इनका क्या है, टेम्परेचर सेम मिल रहा है, लेकिन स्टेट क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। स्टेट क्या है, नॉट सेम। इस तीन कंडीशन के हिसाब से, इस तीन कंडीशन के हिसाब से हमारे पास दो टॉपिक्स मिले हैं। दो टॉपिक्स कौन से मिले, आप देखोगे इसको अगर मैं ए बोल देता हूँ और इसको बी बोलूंगा, आप देखो ये वाला तो एक ही जैसे सिमिलर है, टेम्परेचर सेम और ये नॉट सेम। तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जब आपने क्या किया, बर्फ को हीट करना स्टार्ट किया, बर्फ को हीट करना स्टार्ट किया, लेकिन वो बर्फ क्या होगा, बर्फ का फेज तो चेंज हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में तो आ जाएगा, लेकिन फॉर फ्रैक्शंस ऑफ टाइम इट्स टेम्परेचर विल रिमेन एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर 0 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, मतलब हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा, लेकिन फेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो फिर वो हीट जो मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जा कहाँ पे रहा है, तो एनर्जी कहाँ पे जा रहा है, वो एनर्जी टेम्परेचर राइज करने में नहीं जा रहा है, वो एनर्जी कहाँ पे जा रहा है, ये लिक्विड का या जो फेज है, फेज चेंज करने में जा रहा है। तो इस कंडीशन में जब आप, हमने पढ़ा हीट और टेम्परेचर दोनों रिलेवेंट है, लेकिन इस कंडीशन में हमें जब तक टेम्परेचर राइज नहीं होगा, हम कैसे बोलेंगे कि हीट बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है। इस कंडीशन से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हीट जा रही है, जो एक कंडीशन वाला टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा रहा है हीट, लेकिन क्या कर रहा है, स्टेट चेंज करवा दे रहा है। इस कंडीशन में इस हीट को हम बोलेंगे लैटेंट हीट। हम क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट। और इसी लैटेंट का मीनिंग होता है हिडन। इस लैटेंट का मीनिंग क्या होता है, हिडन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है, द हिडन इज रीजन, हिडन हीट इज कॉल्ड एज, याद रखना, हिडन हीट को आप क्या बोलते हो, लैटेंट हीट बोलते हो। हिडन इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ पे टेम्परेचर तो नॉट सेम, टेम्परेचर नॉट सेम मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन स्टेट सेम है, स्टेट नहीं चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो हीट यूज होगा उसको आप बोलोगे स्पेसिफिक हीट। क्या बोलेंगे हम, स्पेसिफिक हीट। दोनों का डिफरेंशिएशन है। अब बस एक चीज याद रखना, जहाँ पे हीट है हम उसको हीट को कैपिटल लेटर क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करता है, कैपिटल लेटर क्यू से। यहाँ पे जो लैटेंट हीट का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है m इंटू एल। क्या बनता है, m इंटू एल। और यहाँ पे जो इस हीट का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा m c डेल्टा t। क्या बनेगा, m c डेल्टा t। मैं आपको एक एक मीनिंग भी बताता हूँ कि क्या है, इस m का मतलब क्या है, l का मतलब क्या है। दोनों का फॉर्मूला अलग है। अब आपको बस इस दो पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट फोकस करना है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। जब लैटेंट हीट बोलूंगा, लैटेंट हीट में क्या हो रहा है, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है। अगर जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे टेम्परेचर क्यों लिखूं मैं। और लेकिन स्पेसिफिक हीट में क्या हो रहा है, नॉट सेम, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसलिए हमने लिखा डेल्टा टी, टेम्परेचर वहां पे मेंशन करना है। यहाँ पे m मतलब मास है, m फॉर मास, जिस भी चीज का है, यहाँ पे भी m फॉर मास है। L फॉर है लैटेंट हीट, लैटेंट स्पेसिफिक हीट। लैटेंट स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी या लैटेंट हीट कैपेसिटी बोलो, सॉरी, लैटेंट हीट कैपेसिटी। और ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, C फॉर होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब जब C के लिए आपने सुना है तो अब फिर से जरा इस कंडीशन में आता है, यहाँ पे एक चीज, एक डेफिनेशन है जो आपके टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट सा है कि आपने देखा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो याद रखना, सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्जन होगा, सॉलिड से
जब लिक्विड में कन्वर्जन होगा तो इसको बोलोगे आप लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आपके बुक में डेफिनेशन है उस लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब आपकी बुक में एक डेफिनेशन है कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द यूनिट सॉलिड टू कन्वर्ट इट टू द लिक्विड इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा लेकिन फेज चेंज टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, उस कंडीशन में, क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो उसको तो हम लैटेंट हीट ही बोलेंगे। तो लैटेंट हीट होगा तो उसको बोलोगे आप लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलोगे आप? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलेंगे आप? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये एल का वैल्यू बता रही है, एल का वैल्यू। और दूसरा है, अच्छा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कब बोलेंगे आप? जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इधर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब आपका लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो आपको एल का वैल्यू लेना है 80। मैं अभी आपको यूनिट भी बता दूंगा क्या है। लिख लो कैलोरी पर केजी या ग्राम, कैलोरी पर ग्राम। ये किसका यूनिट हो जाएगा? एल के लिए। कब एल का वैल्यू लेना है? जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो। यही चीज जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगी, किसमें कन्वर्ट होगी? लिक्विड से गैस में। जब लिक्विड से वेपर बन रहा है या वाटर से वेपर बन रहा है या गैस से क्या बन रहा है? वेपर बन रहा है, कूल कर रहे हो, तब यहाँ पे होगा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इस कंडीशन में जो एल का वैल्यू होता है हम लेते हैं 540 कैलोरी पर ग्राम। कितना लेते हैं? 540 कैलोरी पर ग्राम। आपको ये दो चीजें याद रखनी है कि आपको लैटेंट हीट कब पूछा है। लैटेंट हीट कब पूछा है? या तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। हम इस चैप्टर, इस वन शॉट वीडियो के बाद मैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करवाऊंगा आपको। अगर आपको ये कंसेप्ट समझा है कि एल का वैल्यू 80 कब लेना है, एल का वैल्यू 540 कब लेना है, तो आपको चीजें बहुत सिंपल लगेंगी। तो ये बस याद रखना, 80 कब लेना है? जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या फिर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। कौन कौन? आइस। आइस का बात कर रहा हूं, मतलब मैं वाटर की बात कर रहा हूं मैं। और हम जब लिक्विड से गैस में या फिर गैस से जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो हमको वैल्यू कितना लेना है? 540 कैलोरी पर ग्राम। क्लियर है? टी हो गया लैटेंट हीट से रिलेटेड सारी चीज हो गई। यहाँ पे जो हम स्पेसिफिक हीट सी की बात कर रहे हैं, सी का जो वैल्यू है हमेशा 1 लेते हैं। सी का वैल्यू क्या लेते हैं? हमेशा 1। और वो हो जाता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू हो जाता है सी का। तो आपसे ना क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि व्हाट, एमसीक्यू के लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, कि व्हाट इज यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यूनिट पूछा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, तो क्या बोलोगे आप? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो यूनिट होता है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है? नहीं समझा तो आप मुझे वापस से कमेंट करिए, मैं इसको और अच्छे से इलेबोरेट कर दूंगा मैं। लैटेंट हीट का भी यूनिट पूछा जाता है, तो लैटेंट हीट का यूनिट हमने देखा यहाँ पे क्या होता है? कैलोरी पर ग्राम होता है। क्लियर है? क्या समझ में आ रहे हैं आपको चीजें क्या हो रही हैं? आपको अभी तक जो भी चीजें नहीं समझी है आप कमेंट करिए, हम उन चीजों को बताते हैं। अगला चीज जो दिया है आपको एक ग्राफ समझाया है आपके बुक में कि कैसे फेजेस चेंजेस हो रहे हैं। जो हमने यहाँ पे भी हमने पढ़ा कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया है। एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर दे दिया उन्होंने। यहाँ पे टाइम बनाया है और यहाँ पे टेम्परेचर बनाया। ये अगर आप क्वेश्चन देखोगे, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम ग्राफ आ जाएगा, इस ग्राफ से रिलेटेड दे विल आस्क सम क्वेश्चंस। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है ये। तो स्टार्टिंग में इस ग्राफ में बोल क्या रहे हैं कि स्टार्टिंग में ये तो 0 डिग्री सेल्सियस में रहेगा। यहाँ पे मान लो 0 डिग्री, टाइम भी 0 है, ये भी 0 है, ये 0 डिग्री सेल्सियस ले लो। आगे आगे टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, आप ग्राफ देख लेना कैसे है। मैं बस आपको इसका मीनिंग समझा देता हूँ क्या, कि जब आपने बस 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर मतलब क्या है, वो आइस है। हमने मेंशन किया कि जब भी 0 डिग्री सेल्सियस सुनोगे वाटर का तो क्या रहेगा, वो आइस रहेगा। और इस हीट चैप्टर में हम बेसिकली हम वाटर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो अब 0 डिग्री सेल्सियस पे जब आइस है, आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन एक कुछ टाइम के लिए इसका टेम्परेचर क्या रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, क्योंकि ये भले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, फॉर फ्रैक्शंस ऑफ टाइम के लिए इसका यूनिट, इसका टेम्परेचर कहाँ तक रहेगा? ये 0 डिग्री सेल्सियस ही शो करेगा ये।
ये टेम्परेचर स्टार्टिंग में नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमने देखा ना जब आप आइस को गर्म करोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस वाला आइस पहले 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में कन्वर्ट होता है। तो ये कुछ समय तक, 1 सेकेंड तक, 2 सेकेंड तक क्या हुआ, पहले वाटर में कन्वर्ट हुआ। अब इसके बाद और भी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ते जाएगा। और मान लो अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म कर दिए, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद अब क्या होगा, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन फिर से दिखाएगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वेपर आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के बाद ये स्टेट कौन सा आ जाएगा, वेपर वाला स्टेट आ जाएगा। ये कौन सा स्टेट था, ये लिक्विड वाला स्टेट था। और ये कौन सा स्टेट था स्टार्टिंग में, ये सॉलिड वाला स्टेट था। तो इसी टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछते हैं कि कहाँ पे लिक्विड स्टेट में रहेगा, कहाँ पे सॉलिड स्टेट में रहेगा, कैसे रहेगा। ये तो हमने बोल दिया जब आप गर्म करोगे तब। मैं जहाँ पे ट्रायंगल बनाऊंगा मतलब हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जहाँ पे सर्कल बनाऊंगा वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कूल डाउन कर रहा हूँ। अब इसी वेपर को आप क्या करोगे, अगर कूल डाउन करोगे, ये वेपर जब ठंडा कर रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस वाला, तो यहाँ पे मान लो ये 100 डिग्री सेल्सियस है। इसी 100 डिग्री सेल्सियस में पहले ये वेपर किसके अंदर कन्वर्ट होगा, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा। और उस लिक्विड का टेम्परेचर कितना रहेगा स्टार्टिंग में, 100 डिग्री सेल्सियस। ठंडा करते जा रहे हो तो कहाँ तक आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक आएगा। 0 डिग्री सेल्सियस के बाद फिर से जैसे ही उसको और भी ठंडा करोगे वो कहाँ पे बदल जाएगा, आइस में बदल जाएगा। ये इतना समझा है क्या आपको, समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप कमेंट करिए क्या टॉपिक नहीं समझिए, क्या चीज़ें टफ लग रही हैं, हम उन चीज़ों को बताएंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू। हेलो, अभी तक हमने इस चैप्टर में, हीट चैप्टर में हमने अभी तक इंट्रोडक्शन देख लिया। हमने देखा कि हीट क्या होता है, हमने देखा टेम्परेचर क्या होता, हमने देखा लैटेंट हीट क्या होता, हमने देखा स्पेसिफिक हीट क्या होता, हमने लैटेंट हीट कैपेसिटी देखा, हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखा। ये हमारा फेज 1 में था। अभी हमने इस चैप्टर को फेजेस में डिसाइड करके रखे हैं, तो अगला जो हमारा फेज आने वाला है वो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस चैप्टर में से इसी टॉपिक का जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, ये जो बोर्ड्स में जो पेपर सेट करते हैं जो एग्जामिनर्स, उनका सबसे फेवरेट टॉपिक है। तो अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, इसमें से जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे सबका आंसर यही टॉपिक देगा ये। तो आप देखना क्या है ये। तो उस टॉपिक का जो नाम है वो है एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब ये टॉपिक समझने के पहले हमें एक बेसिक सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि जब भी हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, उसका शेप बढ़ता है, शेप चेंज होता है। और जब हम किसी चीज़ को कूल करते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन आता है, उसकी साइज छोटी हो जाती है। मैं वो चीज़ें लिखवा के दे रहा हूँ, समझना आप कि जहाँ पे भी मैं ट्रायंगल का सिंबल बनाऊंगा वहाँ पे क्या है, मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। और जहाँ पे भी हीट प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे क्या होता है, एक्सपांशन होता है। क्या होता है, एक्सपांशन होता है। और जहाँ पे भी सर्कल रहेगा वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं। और जहाँ पे भी आप कूलिंग करते हैं वहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो आपने बेसिक सा एक कंसेप्ट पढ़ा रहेगा, चेंज ऑफ स्टेट। आपने पढ़ा रहेगा चेंज ऑफ स्टेट। इस चेंज ऑफ स्टेट में आपने एक बचपन में बोल सकता है 7th 8th में आपने पढ़ा रहेगा कि जब आप सॉलिड को आप गर्म करते हो तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जब लिक्विड को आप गर्म करोगे तो गैस के अंदर कन्वर्ट होगा। जब गैस को आप कूल करोगे तो वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा। और जब लिक्विड को आप कूल करोगे तो वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने क्या पढ़ा है, याद रखना कि आपने पढ़ा है लिक्विड। मैं थोड़ा यहाँ पे लिखवाता हूँ। आपने पढ़ा है लिक्विड। जब आप लिक्विड को गर्म करते हो, तो क्या बनता है वो, सॉरी, जब आप सॉलिड को गर्म करते हैं तो बनता है लिक्विड। और जब लिक्विड को आप गर्म करेंगे तो वो कन्वर्ट होता है गैस के अंदर। गैसेस 3 स्टेट होते हैं हमारे। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यही चीज रिवर्स कब हो जाता है कि जब आप गैस को कूल करते हैं तो लिक्विड बन जाता है। और वही लिक्विड को जब आप कूल करते हैं तो क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के लिखते हैं आइस के लिए। जो हमारा आइस होता है, आइस सॉलिड होता है। आइस क्या होता है, सॉलिड होता है। और जब आइस को आप गर्म कर रहे हो तो किसके अंदर बनता है, पहले वाटर के अंदर बनता है। और वाटर को और भी ज्यादा गर्म कर रहे हो तो यही बन जाता है किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो जाता है वेपर के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है,
वेपर के अंदर। फिर से यही वेपर्स को अगर आप ठंडा करोगे तो बनता है वाटर के अंदर, यही वाटर को अगर आप और भी ठंडा करोगे तो किसके अंदर बदल जाता है, आइस के अंदर, सॉलिड के अंदर। अब होता क्या है यहाँ पे बेसिक सा कि हमने पढ़ा कि ये तो नॉर्मल बिहेवियर है पानी का ये क्या है, नॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन हमको पढ़ना है एनामेलस। एनामेलस मतलब क्या, अपोजिट। एनामेलस मतलब होता है अपोजिट, स्ट्रेंज, अलग बिहेवियर कैसा कर रहा है ये। तो आपने इस कंडीशन में क्या हुआ कि सबसे पहले आप होना क्या चाहिए था कि जब मैं चीजों को गर्म कर रहा हूँ, जब गर्म कर रहा हूँ तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, एक्सपांशन। यहाँ पे होना क्या चाहिए, एक्सपांशन। और फिर यहाँ पे भी गर्म कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, एक्सपांशन। और जब मैं कूल कर रहा हूँ, कूल करने पे होना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन। और जब आप लिक्विड को और भी कूल करोगे तो यहाँ पे कूल करने पे क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन। अब आपको थोड़ा सा और एक चीज बता देता हूँ कि जब आप आइस है, आइस का इनिशियल टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस से ये वेपर बनाना है तो वेपर कितने डिग्री सेल्सियस में बनता है, 100 डिग्री सेल्सियस में। कितने डिग्री सेल्सियस में बनता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर बनता है। अब इस कंडीशन में टोटल क्या हो रहा है कि जब आप आइस को गर्म कर रहे हो तो याद रखना कि जब आप चीजों को जब आइस को गर्म कर रहे हो एक्सपांशन वाले कंडीशन में, तो मैं आइस मेल्ट कहाँ पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है। आइस कहाँ पे मेल्ट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट हो जा रहा है। तो 0 डिग्री सेल्सियस को ही आप मेल्टिंग पॉइंट भी बोलोगे। आप क्या बोलोगे, आप मेल्टिंग पॉइंट कब बोलोगे, जब आप गर्म कर रहे हो आइस को, जब गर्म करो उसको बोलोगे मेल्टिंग पॉइंट। 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो गया। अब मेल्ट होने के बाद इसको आप गर्म कर रहे हो तो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। इस लिक्विड को और भी अगर आपने गर्म किया तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वेपर के अंदर कब कन्वर्ट होगा, 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो मतलब इसी 100 डिग्री सेल्सियस को आप बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब फिर से ये तो हमने हीटिंग वाला कंडीशन देख लिया। अब जब मैं कूल कर रहा हूँ, मैं जब इस वेपर को कूल कर रहा हूँ तो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड के अंदर। लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है मतलब क्या है कि यही गैस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसी पॉइंट को बोलूंगा ठंडे करने वाले कंडीशन में। जब आप हीट कर रहे थे तो बॉइलिंग पॉइंट, जब आप हीट कर रहे थे तो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब मैं रिवर्स आ रहा हूँ, जब मैं कूल वाला प्रोसेस कर रहा हूँ, यही 100 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा कंडेंसेशन पॉइंट। क्या बन जाता है, कंडेंसेशन पॉइंट। कंडेंसेट हो रहा है। और इसी को अगर आप और कन्वर्ट हो, ये तो अभी हो गया लिक्विड स्टेट में आ गया, गैस लिक्विड में आ गया। अब लिक्विड को और भी ठंडा करते जाओगे तो आफ्टर सम टाइम्स इट विल गेट कन्वर्टेड टू द सॉलिड। जब ये सॉलिड में आ जाएगा तो इसी स्टेट को आप बोलोगे फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलोगे आप, फ्रीजिंग पॉइंट। किस कंडीशन में, जब आप कूल कर रहे थे, किस कंडीशन में जब आप कूल कर रहे हैं। तो याद रखना कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्टिंग पॉइंट है जब आप गर्म कर रहे हो, और वही 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट बन गया कब, जब आप कूल कर रहे हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप लिक्विड को हीट कर रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट बन रहा है वेपर में, और जब उसी गैस को जब आप ठंडा कर रहे हो तो उस पॉइंट को क्या बोलोगे आप, कंडेंसेशन पॉइंट। जब फेज चेंज हो जा रहे हैं तब। अब ये तो हमारा कंडीशन था नॉर्मल वाला कंडीशन, लेकिन हमें पढ़ना है एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब एनामेलस बिहेवियर में होता क्या है कि जब मैं इस आइस को गर्म करूंगा, जब मैं इस आइस को गर्म करूंगा तो होना क्या चाहिए था, एक्सपांशन। होना क्या चाहिए था, एक्सपांशन। हमने पढ़ा कि जब भी हीट करूंगा तो होता क्या है, एक्सपांशन। लेकिन ये एक्सपांशन नहीं होता, पहले एक्सपांशन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन। क्या होने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन। ये याद रखना, ये थोड़ा सा ट्रिक है ये, कि जब आप आइस को गर्म करना स्टार्ट किए तो होना चाहिए था एक्सपांशन अपने रूल के हिसाब से, लेकिन हो क्या रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। ये कब तक होता है, अप टू 4 डिग्री सेल्सियस तक। अप टू 4 डिग्री सेल्सियस तक। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, ये अपना नॉर्मल सा गेम स्टार्ट कर देता है, क्या होना, एक्सपांड होना चालू कर देता है। समझ में आया क्या बोला हमने, फिर से देखना आप। आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है, जब उसको आपने हीट करना स्टार्ट किया, और हमने पढ़ा है जब हम हीट करते हैं तो होता क्या है, एक्सपांशन। लेकिन इस कंडीशन में, वाटर के केस में एक्सपांशन नहीं होके होता क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। और कब तक होता है, अप टू 4 डिग्री सेल्सियस तक।
4 डिग्री सेल्सियस के बाद और भी अगर आप गर्म करोगे तो उसके अंदर नॉर्मल से क्या शो करता है, एक्सपांशन, और कहाँ पे पहुंच जाता है, वेपर वाले स्टेट में पहुंच जाता है। अब रिवर्स वाला कंडीशन देख लें आप कि जब हम इसको गर्म कर रहे, सॉरी, जब इस वेपर को या गैस को जब मैं ठंडा कर रहा हूँ मैं, तो ये लोग कंडेंसेट हो रहा है। ये कब तक कंडेंसेट होगा, कब तक कंडेंसेट होगा, या कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा कब तक होगा, अप टू 4 डिग्री सेल्सियस तक। आप ठंडा करते आ रहे हो, ठंडा करते आ रहे हो, मतलब 100 से टेम्परेचर आपका कहाँ तक आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक आएगा इस कंडीशन में। और यहाँ पे आप कहाँ जा रहे थे, 0 से कहाँ पे जा रहे थे, 100 की तरफ जा रहे थे आप, ये बस याद रखना आप। तो जब आप ठंडा कर रहे हो तो आप टेम्परेचर कम करते जा रहे हो, तो 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद 4 डिग्री के बाद होना चाहिए था कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। कॉन्ट्रैक्शन नहीं होके होता क्या है वहां पे, एक्सपांशन। क्या होता है, एक्सपांशन होता है। कहाँ कब एक्सपांशन होता है, 4 डिग्री के बाद जब आप ठंडा कर रहे हो तब। और कब तक एक्सपांशन होता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक। और जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है वो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। तो ये जो बिहेवियर है वाटर का, जो क्या कर रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस तक जब गर्म कर रहे हैं तो उसको एक्सपांड होना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। और जब हम देख रहे हैं कि जब हम कूल कर रहे हैं उसको 4 डिग्री के बाद होना चाहिए था, कूल करो तो कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन 4 डिग्री के बाद क्या हो रहा है, वो एक्सपांशन शो कर रहा है। पानी का जो यही बिहेवियर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। और इसी के ऊपर 5 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर पूछेगा इस टॉपिक के ऊपर। आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, आप मुझे बताना, आप कमेंट करके बताइए कि क्या इस मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का कुछ अलग नाम है क्या। अगर आप जानते हो तो आप कमेंट करिए, नहीं जानते तो भी कमेंट करिए। मैं अगली वीडियो में या अगले चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ये रिवील कर दूंगा कि क्या बोलते हैं उसे। आप जरा पता करिए। आपके टॉपिक के हिसाब से इतना ही है, इतना जो हमने कवर किया है, ये है मेल्टिंग पॉइंट। अब इसमें से ना क्वेश्चंस क्या क्या पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि जो कोल्डेस्ट एरिया रहते हैं, जो स्नोवी रीजन्स हैं, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ठंडा रहता है, वहाँ पे जो पॉन्ड्स पाए जाते हैं, जो वाटर बॉडीज पाई जाती हैं, अंदर ऊपर तो बर्फ जम जाती है लेकिन नीचे मछलियाँ जिंदा कैसे रह जाती हैं। तो आप सिंपल सा आंसर क्या लिखना है, ड्यू टू द एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनामेलस बिहेवियर याद रखना कि when we start heating the water will have to show expansion but it shows contraction। इसको दिखाना चाहिए था एक्सपांशन, लेकिन दिखाता क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। जिस और उल्टा भी होता है, जब उसको ठंडा कर रहे हैं, जब टेम्परेचर कम हो रहा है, होना चाहिए था कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन होता क्या है, एक्सपांशन। इसी के वजह से क्या होता है, ऊपर की बर्फ पानी में, ऊपर की पानी बर्फ में चेंज हो जाती है और नीचे का पानी लिक्विड में रहता है और मछलियां वहां पे सर्वाइव करती हैं। पॉन्ड वाला एग्जांपल आएगा क्या, पॉन्ड या लेक वाला। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्या पूछेगा, और इसमें फिशेस वाला पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, क्रैक हो जाते हैं। क्रैक कहाँ कहाँ पे होते हैं, पाइपलाइन क्रैक हो जाती हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा कि इन अ स्नोवी रीजन, इन अ कोल्ड रीजन, द वाटर कैरिंग पाइप्स गेट बर्स्ट इन द विंटर सीजन। विंटर सीजन में पाइप फट क्यों जाती हैं। तो हमने क्या देखा, आंसर देखना आप क्या है कि ऑब्वियसली लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड पाइप के अंदर जो पानी रहता है लिक्विड स्टेट में पड़ा है। अब लिक्विड स्टेट में ठंडा करने पे होना क्या चाहिए था, कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए था। कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ेगा तो एरिया कम हो जाना चाहिए था पानी का, पाइप का एरिया बड़ा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होके 4 डिग्री सेल्सियस के बाद भी ठंडा कर होता क्या वहां पे, एक्सपांशन। और जब एक्सपांशन होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, ये याद रखना। वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है, और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये जब वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, पाइप क्या हो जाती है, फट जाती है। ये कंडीशन था यहाँ का। सेम आंसर रहेगा कहाँ पे, माउंटेन्स। माउंटेन्स बोलेगा या स्टोन बोलेगा, स्टोन क्रैक हो जाते हैं, माउंटेन्स के अंदर क्रैक्स हो जाते हैं। किसके वजह से, कि जब बारिश हुआ रहता है तो माउंटेन्स के अंदर जो पहले से क्रैक, हल्के फुल्के क्रैक है, या माउंटेन्स में जो स्टोन्स है वो भी क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। जब टेम्परेचर ठंडा होते जा रहा है तो लिक्विड स्टेट में पानी है, ठंडा होते जा रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, एक्सपांशन। एक्सपांशन की जगह से क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और माउंटेन्स के अंदर क्या आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा क्यों क्रैक हो जा रहा है, फिश कैसे सर्वाइव कर रही है पॉन्ड में, तो आपका मेन आंसर क्या होना चाहिए, ड्यू टू द एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। यही आपका आंसर होना चाहिए।
और यही आपका टॉपिक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही 5 to 4 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है रेजिलेशन। ये प्रोसेस क्या है? रेजिलेशन। इस आपके बुक में एक टॉपिक तो दिया है, इसको बहुत लोग सोचते हैं कि अरे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में आपके बुक में कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है, तो लोग समझ नहीं पाते कि बोलना क्या चाह रहा है ये। तो इसमें बस इसमें दो चीज़ों का कंपैरिजन किया गया है, एक प्रेशर है और एक मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है हमने यहाँ पे पढ़ा है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। इन दो चीज़ों का कंपैरिजन करवाया है। तो आपको मैं इस टॉपिक को इजी बनाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी प्रेशर बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है मतलब क्या? जैसे अगर बर्फ है, मैं अभी समझा दूंगा, देखना जरा क्या है। और जब प्रेशर कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस रेजिलेशन में बस अगर आपको ये याद रहेगा तो आप लिख लोगे इसका आंसर क्या है। आपके बुक में नॉर्मल से एक डायग्राम बनाया है, आइस स्लैब बनाया है। यहाँ पे दो वेट लगा दिए हैं, ऐसे दो वेट लगाया है और इसमें बोला है, उसने बताने का ट्राई किया होगा क्या कि अगर आपने 5 kg का वेट लगा दिया आपने, ये तो आइस है नॉर्मल, ये आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल सा ये स्प्रिंग है, ये धागा है। अब धागे के ऊपर आपने 5 kg के वेट 10 kg लगा दिया आपने, 10 kg लगाया मतलब ये जो बर्फ है, बर्फ के ऊपर क्या हो रहा है? प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और हमको पता है आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब प्रेशर बढ़ा रहा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट 0 से भी कम हो जाएगा और पहले ही पिघल जाएगा वो। तो ये पिघलने लगता है, जैसे आप लोड अप्लाई करोगे ये पिघलने लगेगा। आप देखोगे जैसे जैसे रस्सी, ये स्प्रिंग नीचे जा रही है, ऊपर के बर्फ वापस से ज्वाइंट होते जा रहे हैं, ऊपर के बर्फ क्या हो रहे हैं? वापस से ज्वाइंट होते जा रहे हैं। ज्वाइंट हो जा रहे हैं मतलब क्या हो रहा है कि आपने प्रेशर कम किया, प्रेशर कम किया, मेल्टिंग पॉइंट फिर से क्या हो गया? बढ़ गया, जिसकी वजह से लोग क्या हो रहे हैं? वापस से चीजें ये ज्वाइंट हो जा रही हैं, बर्फ ज्वाइंट हो जा रहा है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है रेजिलेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेजिलेशन। ये टॉपिक, ये हमारा फेज 2 था। फेज 2 में अगर आपको कुछ डाउट है तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, पूछिए कि सर क्या डाउट, आपको जो भी डाउट है आप कमेंट करिए, हम उस चीज़ों को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। मिलते हैं अगले फेज में। हाय फ्रेंड्स, अभी तक हमने फेज 2, इस चैप्टर के फेज 2 हमने खत्म किया है। अभी हमें फेज 3 स्टार्ट करना है। फेज 3 में नॉर्मल सा भाई आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन जनरेट करना है और 1 मार्क या मान लीजिए 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन इस टॉपिक से जनरेट होंगे आगे। तो जो टॉपिक है फेज 3 में, सबसे पहला पॉइंट है ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी, ये आपके पॉइंट्स हैं। अब इस ड्यू पॉइंट का मतलब क्या होता है कि आप सभी को पता है कि हमारी अर्थ कवर्स या कवर्ड विद 75% ऑफ वाटर। हमारे अर्थ पे 75% वाटर है। अब इस 75% वाटर में डेली वेपराइजेशन हो रहा है, पानी वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है ड्यू टू द सनलाइट। अब सनलाइट की वजह से जब पानी, यही वाटर किसके अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है? वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है और यही वेपर गेट्स एडेड इनटू द एयर। यही वेपर कहाँ पे ऐड हो जा रहा है? एयर के अंदर ऐड हो जा रहा है। तो अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड द ह्यूमिड एयर। अभी ये एयर क्या हो जाएंगे? या एयर दो टाइप की होगी, या तो एयर ड्राई होगी या तो एयर ह्यूमिड होगी। जब वेपर का अमाउंट ज्यादा है, यहाँ पे बोल सकते हो ह्यूमिड एयर में क्या होगा? वेपर इज मोर। और ड्राई एयर में क्या होगा? वेपर इज लेस। ये कंडीशन है। तो अब एयर्स क्या करेंगे, हवाएं क्या करती हैं? खुद को सैचुरेट बनाने का ट्राई करती हैं। हवाएं क्या, ये जो एयर है, एयर विल ट्राई टू मेक इटसेल्फ सैचुरेटेड, संतृप्त बनाने का ट्राई करेंगे अपने आप को, सैचुरेशन पे रहना चाहेंगे। सैचुरेशन पे मतलब क्या है कि उनके अंदर जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा उतना ही अच्छा है, जितना ज़्यादा एयर ह्यूमिड उतना अच्छा है। तो ये क्या करेंगे, इसके अंदर दो कंडीशन आता है। सबसे पहले क्या करेगी, सैचुरेशन का मतलब समझ लो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ
मैक्सिमम नंबर ऑफ वेपर कंटेंट। अगर किसी हवा में अगर उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट का वेपर्स है तो उस एयर को बोलोगे सैचुरेटेड एयर। जैसे मैं एक एग्जांपल से देता हूँ, अगर ये बॉक्स है, इस बॉक्स का अगर इसका जो कैपेसिटी है, अगर मैं कैपेसिटी लेता हूँ इसके अंदर 100 पार्टिकल्स ही आ सकते हैं, तो ये बॉक्स के अंदर मतलब इस बॉक्स का सैचुरेशन पॉइंट कितना हो जाएगा 100 पे। अगर बॉक्स का कैपेसिटी कितना 100, तो इस बॉक्स का सैचुरेशन पॉइंट भी कितना हो जाएगा 100, कि अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स जब रहेंगे तो क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड बन जाएगा। अब सैचुरेटेड वाले कंडीशन में हमारी हवाएं तो क्या होंगे, सैचुरेटेड, मोस्टली ड्राई भी होनी चाहिए, ह्यूमिड भी होनी चाहिए। ड्राई कब होगा, आपने देखा रहेगा कि गर्मी के टाइम पे कपड़े हम धो के टांगते हैं तो जल्दी से सूख जाता है, 1 घंटे 2 घंटे का तो सूख जाता है। लेकिन ये जब ठंडी का महीना आता है या जब बारिश का महीना आता है तो कपड़े जल्दी से नहीं सूखते हैं। क्यों नहीं सूखते हैं जल्दी से, क्योंकि एयर में क्या होता है, वेपर्स का नंबर बढ़ गया रहता है और एयर क्या बन गई रहती है, ह्यूमिड। जो कपड़े पहले 2 घंटे में सूख जाते थे वही आज 10 घंटे 12 घंटे में सूख रहे हैं। ये सब किसका गेम हो रहा है, ये सब गेम है किसका, वेपर का। ये सब गेम किसका है, वाटर का। तो हमने देखा एयर सैचुरेटेड हो गई, एयर क्या हो गई है, सैचुरेटेड हो गई है। उसके पहले अगर ये अपने मैक्सिमम नंबर पे अगर नहीं पहुंचा है, उसके अंदर अभी भी कैपेसिटी हो, अभी भी अगर एब्जॉर्ब करते जा रही है, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करते जा रही है, मतलब वो एयर अभी क्या है, अनसैचुरेटेड है। वो एयर क्या है, अभी अनसैचुरेटेड है। अब यही सैचुरेटेड एयर, स्टार्टिंग में एयर कैसी रहेगी याद रखना, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में जो एयर रहेगी वो क्या रहेगी, अनसैचुरेटेड स्टेट में रहेगी। अनसैचुरेटेड मतलब क्या है, कि नॉट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वेपर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ वेपर्स नहीं रहते इसके पास, ये जितने इसके पास आते हैं उतना ही ट्राई करते हैं कि और भी आ जाए और भी आ जाए। उसी को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड कब हो जाएगा, जब उसके पास फुल हो गया है, उसकी कैपेसिटी फुल हो गई है। अब कैपेसिटी फुल होने के बाद ऐसा कंडीशन जनरेट हो सकता है कि वेपर तो और बन रहे हैं, धूप निकल रही है, वेपर और बन रहे हैं। अब वेपर बन गए, लेकिन अगर मेरी एयर तो पहले से सैचुरेट है, उसके अंदर पहले से कैपेसिटी ज्यादा है, अगर इसके बाद और भी अगर वेपर प्लस होते हैं, क्या हो रहा है, उसके बाद और भी अगर एडिशन ऑफ वेपर हो रहा है, तो ये जो एडिशन ऑफ वेपर एक्स्ट्रा होंगे, ये क्या रहेंगे, एक्स्ट्रा रहेंगे ये। अभी एक्स्ट्रा का क्या करना है, एक्स्ट्रा तो वेस्ट होनी नहीं चाहिए, पानी में तो और आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो जगह ही नहीं है। और जैसे मैंने बोला ना 100 है, 100 से ज्यादा 101 नहीं हो सकते हैं, वो एक के लिए जगह ही नहीं है। तो जब जगह ही नहीं है तो यही एक्स्ट्रा जो वेपर होते हैं, यही किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, यही कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ड्यू के अंदर। आपने ड्यू देखा रहेगा, ड्यू क्या होता है, आपने मोस्टली आप जब विलेजेस में जाते रहोगे या घास घास जहाँ पे घास गार्डन में जाते रहोगे, आपने ये देखा रहेगा कि जब आप सुबह सुबह जाते हो तो घास गीली रहती है। कभी कभी उस घास में देखो पानी की बूंदे रहती हैं, वो पानी की बूंदे ही क्या है, ये ड्यू है, उसको ड्यू बोलते हैं। तो इस प्रोसेस से ड्यू बना रहता है। तो अ पॉइंट एट विच सैचुरेटेड एयर गेट्स कन्वर्ट या द मैक्सिमम नंबर ऑफ वेपर्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू द ड्यू, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ड्यू पॉइंट। उसी पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट बोलते हैं। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट बोलते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है आपका ह्यूमिडिटी। अगला जो टॉपिक है आपका क्या है, ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी भी दो टाइप के होता है। ह्यूमिडिटी भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। जो पहला ह्यूमिडिटी है उसको आप बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। फर्स्ट ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और सेकेंड वाले को आप बोलते हो परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी रहता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला होता है, नॉर्मल से मैं लिख रहा हूँ AH। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला होता है कि मास ऑफ वाटर वेपर, मास ऑफ वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। ये क्या होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला होता है, मास ऑफ वेपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर। अब इसी को ये तो फॉर्मूला हो गया आपका ये।
इस फॉर्मूले के साथ में इसका कुछ यूनिट भी आएगा, अगर ऑब्वियस है फॉर्मूला है तो यूनिट आएगा। मास का यूनिट क्या होता है केजी, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब, ये यूनिट हो गया इसका। ये हो गया एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का यूनिट क्या केजी पर मीटर क्यूब, और यही सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सीजीएस सिस्टम में हो जाएगा इसका यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये याद रखने वाली बात है। ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में बस इतना ही दिया है आपके बुक में। अगला जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में दिया है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का बुक में आपके फॉर्मूला दिया है, वो फॉर्मूला है एक्चुअल मास ऑफ अ वेपर, इसको आरएच से बोलते हैं, परसेंट आरएच, एक्चुअल मास ऑफ, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं समझा रहा हूँ बस। एक्चुअल मास ऑफ अ वेपर प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन mass of vapor needed, mass of vapor needed to make that air saturated, ये वाला फॉर्मूला है ये। अब आप देखोगे इसके अंदर तो फॉर्मूला तो दिया है, लेकिन दोनों जगह पे ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, तो मास मास केजी और केजी, केजी केजी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ बचेगा क्या यूनिट, नहीं। इसलिए याद रखना ये चीज कि जो परसेंट आरएच होता है वो क्या होता है, यूनिट लेस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी एमसीक्यू के लिए इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज यूनिट ऑफ परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आपको कंफ्यूज करने के लिए वो बस ऐसे पूछते हैं व्हाट इज यूनिट ऑफ परसेंट आरएच, तो आप याद रखना आरएच मतलब क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, यूनिट लेस होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कुछ तो रेंज होता है। अब जैसे आपके बुक्स में कुछ कंडीशंस मेंशन किए गए हैं कि जो ड्यू पॉइंट है, ड्यू पॉइंट पे जो परसेंट आरएच होता है वो होना चाहिए 100%। कितना होना चाहिए, 100% का ड्यू पॉइंट पे। लेकिन इसके अंदर से दो हमेशा तो 100% नहीं रहेगा ये, क्योंकि अगर हमेशा 100% रहेगा तो गर्मी के टाइम पे ही हमें हमेशा ड्यू बनते हुए दिखाई देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो कंडीशन इसके ऊपर से जनरेट एक रेंज डिसाइड कर दिया गया है कि अगर आपका जो परसेंट आरएच है इफ ग्रेटर देन 60%, और अगला है परसेंट आरएच इज लेस देन 60%। अगर परसेंट आरएच 60% से ज्यादा है मतलब आपकी एयर क्या है, ये मॉइस्ट है, आपकी एयर कैसी है, मॉइस्ट है। मॉइस्ट है मतलब क्या है, इसके अंदर वेपर्स बहुत ज्यादा है। अगर यही कंडीशन क्या है, अगर परसेंट आरएच का वैल्यू क्या है, कम है, किससे कम है, 60% से कम है, इस एयर को आप बोलोगे ड्राई एयर। क्या बोलोगे आप, ड्राई एयर, और इसको क्या बोलोगे आप, मॉइस्ट एयर। हमने यही चीजें यहाँ पे हमने देखी थी, एयर के टाइप्स देखे थे हमने, ये इसके हिसाब से क्रिएट होता है। इस टॉपिक के ऊपर आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि जब रॉकेट्स या एरोप्लेन्स ऊपर फ्लाई करते हैं तो आपने देखा रहेगा व्हाइट कलर का ट्रेल पीछे छूटता हुआ जाता है, वो क्यों होता है? तो उसका आंसर ये है कि जब फ्यूल्स बर्न होते हैं इंजन के अंदर तो उसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो गर्म होकर वेपर बन के बाहर आते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो उनको बाहर का जो कंडीशन इसके हिसाब से डिसाइड होगा। ट्रेल कब दिखाई देगा, जब 60% से ज़्यादा है, जब मॉइस्चर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर कम रहेगा, वेपर निकला है, वेपर गैस 100 डिग्री सेल्सियस में मान लो। अब उस 100 डिग्री सेल्सियस को आप क्या करो, जो वहाँ की जो मॉइस्ट एयर है उसको ठंडा करेगी, वेपर को ठंडा करोगे तो लिक्विड के अंदर जाएगा, तो थोड़े से कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होने के बाद वहाँ पे चीजें दिखाई देती हैं। कब, जब परसेंट आरएच कितना रहता है, 60% से ज्यादा रहता है, जब एयर मेरी मॉइस्ट है। लेकिन जब एयर ड्राई रहेगा तो उस कंडीशन पे ट्रेल दिखाई नहीं देता है। ये कंसेप्ट था ड्यू पॉइंट का और ह्यूमिडिटी का। अगर ह्यूमिडिटी का और भी एक एग्जांपल दूं मैं, तो आपको पता रहेगा कि आप नॉर्मल गर्मी के टाइम पे आपने देखा रहेगा, आपको जो पसीने होते हैं वो पसीने जैसे पसीना हो इवेपोरेट हो जाता है, तुरंत इवेपोरेट हो गया। लेकिन बारिश के टाइम पे आपने कभी फोकस किया रहेगा कि पसीना तो हो रहा है, लेकिन बारिश के टाइम पे टेम्परेचर ठंडा है, लेकिन आपको लगता है गर्मी बहुत ज्यादा है। क्यों गर्मी ज्यादा है? क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ गया है। अमाउंट ऑफ वेपर कंटेंट इन द एयर गॉट इंक्रीज एज कम्पेयर टू द समर सीजन। समर सीजन में वेपर कम रहते हैं जिसकी वजह से पसीना जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी रेनी सीजन के टाइम पे बढ़ गया रहता है। पहले से ही एयर मेरी क्या है, सैचुरेट है, बाकी उसके जगह मैक्सिमम नंबर के वेपर है, और भी वेपर कहाँ पे जाएंगे, उसके पास एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, पसीना वहां का वहीं पड़ा रहता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि यार गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है।
तो ये कंसेप्ट है ये चीज़ों का, ड्यू पॉइंट और ह्यूमिडिटी का। अगला जो पॉइंट है वो हमने पढ़ा है यूनिट। यूनिट वाला कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया क्या है। यूनिट ऑफ हीट हमने बताया, यूनिट ऑफ हीट क्या है। एक है कैलोरी, ये स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था लेकिन फिर से आपको बता दे रहा हूँ, कैलोरी भी होता है और जूल भी होता है। एनर्जी का, हीट का यूनिट, हीट का बेसिक यूनिट कैलोरी है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में मेंशन किया था हीट इज नथिंग बट एनर्जी। हीट को हम एनर्जी भी बोल रहे हैं, इसलिए एनर्जी क्या है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। तो हम दोनों बोलते हैं। तो हमने ऐसा मेंशन किया था 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ये रिलेशन होता है इनके बीच का, ये रिलेशन होता है इनके बीच का। नेक्स्ट टॉपिक है जो सबसे सिंपल सा है, वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद आ रहा है कि आपको, इसको हमने सी से स्टार्टिंग में डोनेट किया था, सी से डिनोट किया था, और इसका यूनिट हमने लिखा था कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये हमने इसका यूनिट लिखा था। अब होता क्या है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंस या डिफरेंट एलिमेंट्स। अलग अलग पदार्थ अलग अलग एलिमेंट से बने रहते हैं, जितने भी है। जैसे ये प्लास्टिक, ये पेन है, ये प्लास्टिक से बना है। ये बोर्ड है, इसका जो फ्रेमिंग किया गया है एल्यूमिनियम से किया गया है। अलग अलग चीजें हैं, जो खिल्ले नेल्स हैं, नेल्स किसके बने हैं, आयरन के बने हैं। तो सबका मटेरियल अलग 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 है। तो आपके बुक में कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। वो एग्जाम्पल्स में क्या क्या लिया उन्होंने, आयरन लिया है, कॉपर लिया और लेड लिया। उन्होंने क्या लिया है, 3 बॉल लिए उन्होंने। ये 3 बॉल है। फर्स्ट वाला है आयरन, सेकेंड वन इज कॉपर और ये थर्ड वन इज लेड। ये तीनों को एक ही लाइन पर रखा है, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। अब मान लो ये तीनों का बेस पॉइंट है, यहाँ से ए पॉइंट तक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पॉइंट है, ए का डिस्टेंस है। जब मेजर तीनों को क्या किया गया, ऑल बॉल्स आर, तीनों बॉल्स को सेम हीट दिया गया, सेम अमाउंट का हीट सेम टाइम के लिए हीट दिया गया। अब उसके बाद क्या किया, तीनों को एक वैक्स पे रख दिया गया। वैक्स पे जब रखा तो दे ऑब्जर्व कि जो आयरन बॉल था वो काफी ज्यादा नीचे तक गया था, कॉपर का बॉल कम नीचे तक गया है, और लेड का बॉल और भी कम नीचे तक गया है, सॉरी और ऊपर तक ही है। आप बुक में डायग्राम देख लेना, आप विजिबल हो जाएगा क्लियर से हो। इन तीनों के हिसाब से ये प्रैक्टिकल इसलिए करवाया, इसमें बताना था कि मैंने हीट तो सेम दिया, मैंने टेम्परेचर भी सेम दिया, लेकिन कोई ज्यादा नीचे तक जा रहा है, कोई ऊपर ही रह जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सबका क्या है, अपना अलग अलग कैपेसिटी है। कोई हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई हीट को कम एब्जॉर्ब कर पा रहा है। आप यही प्रोसेस आप 11th-12th में आप पढ़ोगे कि रेडिएशन होता है, ट्रांसमिशन होता है, इमिशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ये सारी प्रोसेस है। तो यहाँ से हमने देख लिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और इस पॉइंट से मैंने बोला था हमेशा वाटर के लिए आप याद रखना, वाटर के लिए हमेशा सी का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। वाटर के लिए हमेशा सी का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, हमने अभी तक इस चैप्टर में 3 फेजेस खत्म कर दिए हैं। ये हमारा लास्ट फेज 4th फेज है। इसमें हम जो बाकी के जो थियरी टॉपिक्स बचे हैं वो हम खत्म कर लेंगे। तो इसमें से एक लास्ट जो टॉपिक है आपका, उसको बोला है हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज इस टॉपिक में सिंपल सा पहले मैं बता देता हूँ क्या है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें दे हैव कंसिडर अ बॉक्स। उन्होंने एक बॉक्स लिया है, और ये बॉक्स जो है ये है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब ये होगा कि बाहर का हीट अंदर नहीं जाएगा और ना ही अंदर का हीट, आइसोथर्मल मतलब बोल सकते हो नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। बाहर का हीट अंदर नहीं जाएगा, अंदर का हीट बाहर नहीं जाएगा। इस कंडीशन में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 2 बॉल्स लिए हैं ऑफ सेम साइज। 2 बॉल लिया है उन्होंने सेम साइज का, एक रेड और एक ग्रीन। दोनों का मास सेम, दोनों का शेप सेम, हर सब चीजें सेम है। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये रेड वाले बॉल को इन्होंने गर्म किया है। रेड वाला बॉल जो है हॉट या हीटेड है, हॉट बॉल है, और ये क्या है, कूल बॉल है। अब जब दोनों बॉल को एक साथ में रखा गया तो आप फील करोगे, आपने भी कभी ऐसा फील किया रहेगा कंडीशंस कि आपके घर में मम्मी ने खाना बना के रखा है और आप कुकर कहीं पे रखा है, उसके बगल में अगर
कोई बीकर रखा है, कोई पॉट रखा है, पानी पीने वाला पॉट, लोटा जो रहता है, अगर पानी उसके अंदर रखा तो पानी भी गर्म हो जाता है, वो लोटा भी गर्म हो जाता है कुकर के जस्ट बाद वाला। हुआ कैसे ये? फिजिकल टच में तो नहीं था, लेकिन हुआ कैसे? तो आपने एक प्रोसेस पढ़ा रहेगा, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन से क्या होता है, यहाँ पे भी भले यहाँ पे ये पूरा पैक है ये, लेकिन यहाँ पे एयर तो प्रेजेंट है ना, एयर प्रेजेंट है। ये हीट वाला एयर क्या करेगा, हॉट वाला बॉल क्या करेगा, अपना हीट एक्सचेंज करेगा। याद रखना, जो भी हॉट बॉडी रहती है वो क्या करती है, हीट को डोनेट करती है। क्या करेंगे, हीट को डोनेट करेंगे, और ये क्या करेंगे, हीट को एक्सेप्ट करेंगे। हीट क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब हमेशा क्या होगा कि जैसे अगर मैं स्टार्टिंग में एक एग्जांपल चलो सिनेरियो लो, बेसिक सा, कि अगर इस बॉल को 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया है और इसका जो टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो इस कंडीशन में ये हॉट बॉडी हो गया और ये क्या हो गया, कूल बॉडी। तो हमेशा हीट कौन देगा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। ये अपना टेम्परेचर इसको देने का ट्राई करेगा। तो मतलब क्या है कि हीट एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंज होता है। हीट एक्सचेंज कैसे होता है, तो हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल है एक। उस हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल में ये समझाया गया है कि हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन होता है। हीट गिवन इज इक्वल टू क्या होता है, हीट टेकन। ये हमेशा आप याद रखना। अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, तो यू हैव टू आंसर हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन। जितना ये हीट देगा उतना ही ये हीट लेगा। अब हीट का एक्सचेंज कब तक होगा, जब तक दोनों इक्वल कंडीशन पे नहीं आ जाए। इक्वल कंडीशन पे कभी तक आएंगे, मान लो ये 80 में से 20 अमाउंट का हीट दे दिया और ये जितना देगा ये उतना ही क्या करेगा, लेगा ये। तो ये 20 डोनेट करने के बाद ये बचेगा 60 डिग्री सेल्सियस, और ये 20 एक्सेप्ट करने के बाद ये भी क्या बचेगा, 60 डिग्री सेल्सियस। हीट कंडीशन में दोनों क्या आ गए, दोनों बैलेंस कंडीशन में आ गए। अब जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो वहाँ पे ये हीट एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा। तो हमने समझा यहाँ से एग्जाम्पल से ये समझा कि जितना हीट दे रहा है ये उतना हीट क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। उसी प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल बोलते हैं। हम इस चैप्टर में बेसिकली हम वाटर के बारे में पढ़ रहे थे। हम इस चैप्टर में बेसिकली किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब वाटर का जो वाटर के बाद आप डेंसिटी की बात आती है। आपने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा तो डेंसिटी कम। अगर आपको इस टॉपिक से ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई आइस फ्लोट ऑन द वाटर, आइस तो भारी होता है, पानी में डूब जाना चाहिए लेकिन डूबता नहीं है, बर्फ पर पानी पर तैरता रहता है, बर्फ क्यों तैरता है? तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई आइस फ्लोट ऑन द वाटर। बर्फ का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम होता है, इसलिए बर्फ क्या होता है, पानी पर तैरता रहता है। यही प्रोसेस होता है एनामेलस बिहेवियर में। बर्फ हल्का होता है जिसकी वजह से बर्फ क्या हो रहा है, पानी पर तैर रहा है। अब बर्फ का डेंसिटी पूछा जाता है, सॉरी पानी का डेंसिटी पूछा जाता है कि पानी का डेंसिटी होता कितना है। तो पानी का डेंसिटी में दो याद रखना, एक एसआई सिस्टम में याद रखना और एक सीजीएस सिस्टम में याद रखना। एसआई सिस्टम में पानी का जो डेंसिटी होता है वो होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और इसी को जब आप कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये दो वैल्यूज हैं ये पानी के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए। अब ये कन्वर्ट कैसे किया है, तो आप देखना, आप 1000 kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है। 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, अपॉन 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्यूब लगा दिया, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये बनेगा 10 पावर 6 ग्राम, 3 और 3 10 पावर 6 ग्राम। ये भी कितना बनेगा, 10 पावर 2 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा 10 पावर 6 ग्राम अपॉन पावर 2 और 3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। 10 पावर 6 कैंसिल होगा तो आंसर कितना आएगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये याद रखना आप, वही हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है कि एसआई सिस्टम में वाटर का डेंसिटी कितना रहता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, और सीजीएस सिस्टम में कितना रहता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें याद रखिएगा आप लोग।
इसी पॉइंट के हिसाब से ना आपको पेज नंबर 65 पे एक ग्राफ बनाया गया है। ये ग्राफ इसी पेज नंबर पे है और इसी ग्राफ के ऊपर जो पेज नंबर 65 पे दिया है उस ग्राफ के ऊपर इस डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए हो, याद रखना आपको। और जो सबसे लास्ट टॉपिक है इस पे वो है होप्स एपरेटस। इस होप्स एपरेटस में क्या किया है, ये होप्स एपरेटस भी 4 मार्क का क्वेश्चन है। 4 मार्क का क्वेश्चन है या समटाइम्स ये 3 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये होप्स एपरेटस। हर अल्टरनेट ईयर में ये बोर्ड में एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हर अल्टरनेट ईयर पे 23 में पूछा है, 24 में नहीं पूछा है, 25 में पूछ सकता है। तो ये होप्स एपरेटस का सिंपल सा डायग्राम कैसा रहता है, एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, ऐसा एक सिलेंड्रिकल बॉडी रहता है। इस सिलेंड्रिकल बॉडी में ना पानी भरा हुआ है। इस सिलेंड्रिकल बॉडी में क्या भरा है, पानी भरा है। और यहाँ पे एक फ्रीजिंग मिक्सचर का बॉडी रखा गया है। ये कंटेनर टाइप का है, इस कंटेनर को बोला गया है फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर, इसमें फ्रीजिंग मिक्सचर में क्या क्या है, आइस प्लस सॉल्ट। इसमें क्या रखा गया है, आइस प्लस सॉल्ट। और यहाँ पे एक थर्मोमीटर लगाए गए हैं। यहाँ पे एक थर्मोमीटर है और यहाँ पे एक थर्मोमीटर है, ऐसे ही है क्या, सॉरी ऊपर एक थर्मोमीटर लगाया गया है। थर्मोमीटर 1, आपको पता है क्या थर्मोमीटर क्या होता है? अगर आपको पता तो आप कमेंट करिए कि थर्मोमीटर क्या होता है। ये बेसिक सा एग्जांपल है। ये होप्स एपरेटस से मैंने सिंपल सा बना दिया। यहाँ पे निकलते हैं ड्रेनेज के लिए, ड्रेनेज वाटर रहता है। यहाँ पे इस पानी को कलेक्ट करने के लिए बनाया गया है, बीकर है। यहाँ से पानी गिरता रहता है तो यहाँ पे जमा होंगे। अब इस कंडीशन में इसको समझने के लिए मैंने ये टॉपिक लास्ट में इसलिए पढ़ाया क्योंकि ये जो है होप्स एपरेटस है, दिस होप्स एपरेटस इज बेस्ड ऑन एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर और इस टॉपिक के ऊपर ही। अगर आपको एनामेलस बिहेवियर समझा है, आपको डेंसिटी वाला समझा है, तो आपको होप्स एपरेटस समझेगा। जैसा कि हमने बोला कि इस पूरे सिलेंडर में पानी भरा हुआ है। अब पानी भरा हुआ है, पानी को 3 लेवल में डिवाइड कर देता हूँ, 1, 2 और 3। अब जब पानी 1, 2, 3 लेवल में है, इस फ्रीजिंग मिक्सर के ऊपर 1, फ्रीजिंग मिक्सर के जो कांटेक्ट में है 2, फ्रीजिंग मिक्सर के जो नीचे है उसको 3 में डिवाइड कर दिया। अब होगा क्या कि जो पानी, ऐसा पानी जो इस 2 के जो फ्रीजिंग मिक्सर के कांटेक्ट में है वो जल्दी से ठंडा होगा। अब ठंडा होगा तो ठंडा होने के बाद डेंसिटी बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, ठंडा होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगा, और डेंसिटी बढ़ेगा तो पानी, डेंसिटी बढ़ेगा, भारी हो रहा है, भारी होने के बाद कहाँ पे आएगा, वो नीचे आएगा। नीचे आने के बाद ये पानी का साइक्लिक कन्वर्जन होता है, 2 वाला पानी 3 में आता है और 3 वाला पानी गर्म होने की वजह से कहाँ पे जाता है, ये ऊपर जाता है। लेकिन अभी तक 1 के साथ में कुछ नहीं हो रहा है और ये प्रोसेस कब तक चलता रहता है, जब तक इनका टेम्परेचर कहाँ पे पहुंच जाए, 4 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, इसका टेम्परेचर भी 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, ये साइकिल रुक जाता है, अब स्टेबल हो गया। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद भी, क्योंकि अभी मिक्सर तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये 4 डिग्री सेल्सियस के बाद भी ठंडा हो रहा है। और हमने पढ़ा है 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जब ठंडा करोगे किसी चीज को तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ओके, होता क्या है, एक्सपांशन। ये हमने कहाँ पे देखा, एनामेलस बिहेवियर में देखा। तो अब होगा क्या कि ये 4 डिग्री वाला एक्सपांशन करेगा ये ठंडा होने के बाद। अरे ये तो मिक्सर है ना, फ्रीजिंग बर्फ के कांटेक्ट में हमेशा ही है, ये पानी और भी ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद इसका एक्सपांशन होगा, और जब एक्सपांशन होता है तो वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ेगा और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। डेंसिटी कम रहेगा तो चीजें कहाँ पे जाएंगी, ऊपर जाएंगी। अब ये पानी ऊपर जाता है, अब पानी कहाँ, सर्कुलेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, 1 का 2 में और 2 का 1 में। ये सर्कुलेशन चलते रहेंगे जब तक इसका भी टेम्परेचर कहाँ पे पहुंच जाए, 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाए। जैसे ही इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, पूरे सिस्टम का टेम्परेचर आ गया है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद भी अभी यहाँ वाला जो पानी है, ये वाला, ये अब और ठंडा होना स्टार्ट होगा।
और ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा और कहाँ पे पहुंचेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा ये पानी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये पानी कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आइस के अंदर। और हमने पढ़ा है आइस का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, आइस का डेंसिटी कम होता है और यही आइस कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर। तो इस ये फर्स्ट वाला कंडीशन है, ये वाला ये पूरा बन जाएगा आइस और ये बाकी के जो पूरे हैं ये क्या बन जाएगा, ये वाटर। तो इस टॉपिक से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि दोनों थर्मोमीटर में लास्ट में सबसे कम टेम्परेचर कौन दिखाएगा, तो टेम्परेचर T1 सबसे कम टेम्परेचर दिखाएगा, लास्ट में लो टेम्परेचर दिखाएगा। और टेम्परेचर 2 क्या दिखाएगा, थर्मोमीटर 2 क्या दिखाएगा, हाई टेम्परेचर दिखाएगा। अरे क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस बन गया, पूरा बर्फ बन गया है ये, और ये पूरा पानी है 4 डिग्री सेल्सियस पे, इसलिए लो टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, हाई टेम्परेचर मतलब क्या, 4 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि जब ये प्रोसेस चालू हुआ तो सबसे पहला कौन सा थर्मोमीटर रीडिंग दिखाएगा। तो आपने पढ़ा कि सबसे पहले इन दोनों के बीच में रिलेशन हुआ, तो एक T1 पे एक 1 पे लगा था, एक 3 पे लगा था, तो पहले का एक्सचेंज कहाँ हो रहा था, 2 और 3 में हो रहा था। तो सबसे पहला कौन सा थर्मोमीटर रीडिंग दिखाएगा, T2 वाला रीडिंग, जो नीचे वाला पहले रीडिंग दिखाएगा और बाद में कौन रीडिंग दिखाएगा, थर्मोमीटर 2 रीडिंग दिखाएगा। तो ये था इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी तक हमने जितने भी सारे मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स बोर्ड्स के पेपर सेट करते हैं, जो टीचर्स रहते हैं और जो पेपर सेट करते हैं, उनके हिसाब से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। अगर आपको किसी और भी टॉपिक में अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट करें आंसर्स, हम उसका रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू।